तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर और आज फिर एक इंटरेस्टिंग कहानी में लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमने किस्से कहानियाँ बहुत सुने हैं, किताबें पढ़ी हैं, नोवेल में पढ़ा है, टीवी में देखा है, सीरियल्स में देखा है कि जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो किस तरह अपनी प्रजा का दुख देखने के लिए, प्रजा का दुख जानने के लिए एक साधारण वेश बनाकर वो प्रजा के बीच में चले जाते थे और वहाँ जाकर वो देखते थे कि उसकी प्रजा किसी तरीके से दुखी तो नहीं है। रामायण में भी हमने देखा है कि भगवान राम किस तरीके से रात को रूप बदल के एक बिल्कुल सादा सिंपल एक ग्रामीण बन के अयोध्या में घूमते थे और वो देखते थे कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से पुराने ज़माने में ये सब कुछ होता था, क्या आज आधुनिक युग में, आज के समय में भी ऐसा संभव है कि ऐसा हो? जी हाँ, आज की मैं जो कहानी आपको दोस्तों सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे पीएम की कहानी है जिसने इन कहावतों को सच कर दिया है। उसने इन सारी कहावतों को सच करके दिखा दिया है। वो चाहते तो जो उनके पास समस्याएं आई थी उन समस्याओं को अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उनके नीचे, वो तो पीएम थे भाई। आजकल जो छोटे कर्मचारी होते हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कर्मचारी होते हैं, कलेक्टर है, एसपी है, उनके पास कोई समस्या आती है तो वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को बोल देते हैं, उस समस्या को पास कर देते हैं कि देखिए भाई इस समस्या को कि क्या प्रॉब्लम है। वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, सारे डिपार्टमेंट उनके अंडर में थे, सारे अधिकारी उनके अंडर में थे, कर्मचारी उनके अंडर में थे। वो अगर चाहते तो इस समस्या को बाईपास करके ना अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी थे या नेता थे, एमएलए एमपी थे, उनको ये समस्या दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस खबर को रख लिया, उस समस्या को, वो जो शिकायत उनके पास आई थी उस शिकायत को उन्होंने रख लिया और एक सही मौके का, सही वक्त का इंतज़ार किया उस शिकायत को वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे पीएम की कहानी है जो कि उस समय कंटिन्यूटी में थे, यानी कि वो बनने वाले पीएम नहीं थे, वो पीएम थे। किस तरीके से उन पीएम साहब से, उस प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से एक थाने के अंदर रिश्वत मांगी जाती है। बात 79 की है। पीएम का नाम दोस्तों अभी थोड़ा सा हम नहीं बताएंगे, आपके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, लेकिन मेरे जो देखने वाले हैं काफ़ी इंटेलिजेंट है, गूगल करके देख लेंगे कि 1979 में पीएम कौन थे। लेकिन इसमें भी एक पेच है दोस्तों, एक पहेली है। 1979 में 2 पीएम थे, तब आप उलझे रहिए, मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी के आखिरी में मैं पीएम का नाम आपको बताऊँगा। 1979 के आसपास, जून के आगे की, जून के बाद की कहानी है, यूपी के इटावा की। यूपी उत्तर प्रदेश के राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इटावा, उसमें एक थाना पड़ता है जिसका नाम है उसराहार। उसराहार थाने की ये कहानी है दोस्तों। शाम का वक्त है, कुछ लोग अपनी ड्यूटियों से उतर चुके हैं, कुछ लोग ड्यूटी चेंज कर रहे हैं। जो दरोगा हैं, बड़े थानेदार साहब हैं, वो अभी हैं नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। छोटे दरोगा जो हैं वो अभी अंदर हैं, तो अपने रोज़मर्रा के काम में लगे हुए हैं। तो एक 70-75 साल का एक बुजुर्ग थाने में आता है। उसराहार थाना जो इटावा का था, उसमें एक 70-75 साल के बुजुर्ग एंट्री लेते हैं पुलिस स्टेशन में, और वो अंदर आके पूछते हैं कि मुझे दरोगा साहब से, बड़े दरोगा से मिलना है। तो जो छोटे दरोगा थे, सब इंस्पेक्टर, वो पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है बाबा आपको? देखने में बड़े मैले कुचेले लग रहे थे, फटी धोती, फटा कुर्ता, पैरों में टूटी चप्पलें थी, पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई थी, जैसे सीधे खेत से आ रहे हों, ऐसा लगता था देखने पे। बाल बिखरे हुए थे, बड़े असहाय, एक भिखारी टाइप के लग रहे थे कि बड़े दयनीय हालत के कोई किसान है जो सीधे के सीधे न जाने खेत की मिट्टी में लौट के आ रहे हैं, क्या पूरे कीचड़ में सने हुए थे, भरे हुए थे। वो आके बोलते हैं कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब तो वहाँ थे नहीं। छोटे साहब ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप बाहर जो
सिपाही है बैठे हुए हैं, आप उनको जाके अपनी समस्या बता दीजिए। दोस्तों, अमूमन थानों में जैसा देखने को मिलता है, स्टाफ बाहर बैठ जाता है, आके कुर्सियां डाल के गपशप करने लग जाते हैं। कुछ ड्यूटियों से ड्यूटी चेंज करने का टाइम शाम को होता है, कुछ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बैठे थे वहाँ, कुछ कांस्टेबल, सब हेड कांस्टेबल वगैरह वहाँ बैठे हुए थे। तो वो किसान जो है वो वहाँ आता है और वो एक दरोगा से बोलता है कि साहब मुझे बड़े दरोगा से मिलवा दीजिए, मेरी रपट लिख लीजिए, मेरी एफआईआर लिख लीजिए, मेरे पैसे चोरी हो गए। सिपाही बोलता है कि दरोगा साहब तो नहीं है, लेकिन ऐसे तुम्हारी रिपोर्ट हम कैसे लिख लें, कैसे पैसे कहाँ चोरी हुए, कैसे चोरी हुए, सब कुछ देखना पड़ेगा, तफ्तीश करनी पड़ेगी, उसके बाद में कुछ लिखा जाएगा। तो कैसे पैसे चोरी हो गए? इन्होंने कहा साहब मेरे पैसे, मेरी जेब कट गई। तो बोला हम कैसे मान लें कि तुम्हारी जेब कट गई? हो सकता है तुमने पैसे खुद खर्च कर दिए हों, या फिर तुमने कुछ शराब वगैरह, जुए वगैरह में पैसे लगा दिए हों, या खुद तुमने पैसे खो दिए हों, तो उसकी धाराएं अलग होती है, जेब कटने की धारा अलग होती है। तो ऐसे हम कैसे हिसाब लिखें? सिपाही उससे पूछते हैं कि कितने पैसे थे? बोलते हैं साहब बहुत से पैसे थे। तो बोला इतने पैसे लेके कहाँ घूम रहे थे? मेरठ का रहने वाला हूँ, मजदूरी करता हूँ, खेती करता हूँ, कुछ ज़मीन बेची, कुछ लोगों से पैसे इकट्ठे किए और इटावा आ गया। सुना था यहाँ बैल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बैल ख़रीदने के लिए इटावा आ रहा था। इटावा पहुंचने पर किसी ने मेरी ब्लेड से या कैंची से मेरी जेब काट ली और मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। तो आप मेरी रपट लिखिए। पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसे रपट नहीं लिखी जाती, पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो, तुम वापस जाओ, तुम मेरठ से यहाँ बैल खरीदने आए हो इतनी दूर इटावा में, हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। बड़ी मिन्नतें कर रहा था किसान, लोग सुन नहीं रहे थे, सब चाय की चुस्कियों के मज़े ले रहे थे, आपस में गपशप कर रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, एक दूसरे की तरफ उसको टरका रहे थे। वो बहुत दुखी था, मिन्नतें कर रहा था। तब तक बड़े साहब भी वहाँ आ गए। उसने बड़े साहब से भी कहा कि साहब मेरी ऐसे ऐसे जेब कट गई है, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, बहुत पैसे थे मेरे पास, मैं घर भी नहीं जा सकता, घर वाले पूछेंगे पैसे कहाँ चले गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे बैल ख़रीदने थे इटावा में, सुना है बैल अच्छे मिलते हैं, तो पैसे जोड़े मैंने, जोड़ के पैसे मैं इटावा आया मेरठ से और किसी ने मेरी जेब काट ली। मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने आया, मेरी एफआईआर लिखो। बड़े साहब ने भी उनको सुना और उनको आया गया कर दिया और बोला कि ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आप यहाँ से चले जाइए। बड़े साहब के आदेश पर जो छोटे जो दरोगा थे उन्होंने उसको बाहर निकलने के लिए इशारा कर दिया कि बाहर निकलिए आप और यहाँ से चले जाइए, ऐसे काम नहीं होता। वो बुज़ुर्ग बड़ा परेशान बेचारा किसान, थका हुआ, उस थाने से वो बाहर निकल गया, उस उसराहार थाने से बाहर निकल गया और बाहर एक पत्थर पर बैठ गया। काफ़ी देर बैठा रहा इसी कसमकस में कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ। तभी एक कांस्टेबल को उसके ऊपर दया आई और वो कांस्टेबल उसके पास पहुंचा और जाके बोला बाबा परेशान हो, एफआईआर लिखवाना चाहते हो? बोला हाँ बेटा। तब वो कांस्टेबल उससे बोला कि देखो बाबा, रिपोर्ट भी लिखी जाती है, तफ्तीश होगी, आना जाना होगा, पेट्रोल खर्च होगा, गाड़ी भी जाएगी, तो उसमें खर्चा होता है। खर्चे पाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो आप बता दीजिए कितना खर्चा होगा। तब बात बनी 35 रुपये में, यानी जो खर्चा पुलिस कांस्टेबल ने उसको बताया, रिश्वत जो बताई वो 35 रुपये, 35 रुपीज़ उन्होंने बताई। 35 रुपये में बात बन गई। पुलिस वाला बाबा को अंदर ले गया और अंदर जाके उसने बोल दिया कि पार्टी सेट हो गई है, पार्टी से इतने पैसे हमें लेने हैं। 35 रुपये में मामला फिट हो गया। एफआईआर लिखी जाती है। जो छोटे कोतवाल थे उनके पास बाबा बैठ जाते हैं और उनसे एफआईआर लिखते हैं। कोतवाल साहब पेपर पेन से एफआईआर लिखते हैं। आजकल तो कंप्यूटर का दौर आ गया है, कंप्यूटर पे लिखा जाता है, लेकिन उस समय पेन पेपर पे एफआईआर लिखी जाती थी। पूरी एफआईआर लिखने के बाद थानेदार साहब बाबा से बोलते हैं कि बाबा अंगूठा लगाओ। दोस्तों स्टूडियो की लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया था, इसलिए सेटअप चेंज करना पड़ा मुझे, व्यवधान के लिए खेद है। तो एफआईआर लिखने के बाद में जो छोटे थानेदार साहब थे उन्होंने कहा कि बाबा
अंगूठा लगाओगे या सिग्नेचर करोगे? तो बाबा ने कहा कि सिग्नेचर करने हैं। थानेदार साहब ने वो एफआईआर बाबा के सामने कर दिया और एक पेन दे दिया। तो बाबा ने उस पर सिग्नेचर कर दिए और सिग्नेचर करके जैसे ही थानेदार साहब उस एफआईआर को वापस लेने को हुआ, तभी वहाँ पर रखी स्टैम्प पैड, जो अंगूठा लगाने के लिए जो स्टैम्प पैड रखा हुआ था, उसको भी बाबा ने अपनी ओर खींच लिया। अब ये देखकर थानेदार साहब, जो छोटे थानेदार साहब थे, उनका माथा खिनकता है कि ये क्या, बाबा ने साइन कर दिए, इसके बाद अंगूठा भी लगा रहे हैं, स्टैम्प पैड भी ले लिया, अंगूठा भी लगा रहे हैं, साइन भी कर रहे हैं। ये कसमकस उनके दिमाग में चल ही रहा था कि तभी बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक स्टैम्प निकाली, मोहर निकाली। मोहर को पैड पे मारा, उस पर स्याही लगाई और एफआईआर के ऊपर वो मोहर लगा देते हैं। मोहर लगाने के बाद वो कागज़, वो जो पर्ची है, एफआईआर है, वो उन्होंने छोटे थानेदार की तरफ कर दी। और छोटे थानेदार को जब वो पर्ची मिलती है, कागज़ मिलता है, वो बड़ा उत्सुक होता है देखने को कि बाबा ने मोहर भी लगाई, साइन भी किया। तो मैं देखता हूँ तो साइन तो देखने का नहीं, उसने पहले मोहर देखी, साइन बाद में देखता है। और ये देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मोहर पर लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर सब इंस्पेक्टर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। काटो तो खून नहीं कि खुद भारत के प्रधानमंत्री एक किसान के वेश में उस थाने में बैठे हुए हैं और उनसे वो 35 रुपये मांग रहे हैं। पूरे थाने में ये खबर आग की तरह फैल गई। हड़कंप मच गया कि अभी जिस इंसान को एक मामूली किसान हम समझ रहे थे, वो इंसान भारत का प्रधानमंत्री है और आज खुद रपट लिखवाने के लिए थाने में आए हुए हैं। आसपास जितने भी अधिकारी थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एसपी, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जितना भी थे, जिनको पता लगा कि इटावा के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद आए हुए हैं थाना उमराहार, थाना असराहार में, तो सब के सब पूरा का पूरा महकमा, जो पुलिस महकमा था, वो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गया। और इतनी देर में प्रधानमंत्री का जो खुद का जो महकमा था, उनके सेक्रेटरी वगैरह, उनकी गाड़ियाँ, उनका काफ़िला, वो पूरा वहाँ आ गया। अब दोस्तों उनका पूरा काफ़िला वहाँ पहुँचता है। चौधरी चरण सिंह जी वहाँ से उठते हैं, अपने काफ़िले की तरफ बढ़ते हैं और जाते जाते वो थाने को आदेश भी दे जाते हैं। जो वहाँ जो सीनियर स्टाफ, जो पुलिस वाले, एसपी, डीएसपी पहुँचे हुए थे, उनको ये आदेश भी दे जाते हैं कि इस पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए। और वो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। अब दोस्तों बात यह आती है कि चौधरी चरण सिंह क्यों झूठी रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे? क्या वास्तव में उनकी जेब से चोरी हुई थी? क्या जेब कटी थी? तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता कि भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री है उनकी जेब कटी हो। तो दरअसल दोस्तों कहानी ये है कि चौधरी चरण सिंह जी एक किसान नेता है, जाट नेता है और मेरठ के ही रहने वाले हैं, मेरठ के ही जाट नेता है। वो डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी वो रह चुके थे। और 1979 में जो जनता दल थी उसके 5वें प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली थी, जिसका सपोर्ट तत्काल की एक्स पीएम इंदिरा गांधी ने भी किया था। जब वो मुख्य प्रधानमंत्री बने तो दोस्तों उनके पास बहुत सी शिकायतें आती थी यूपी से, क्योंकि किसान उनको अपना नेता मानते थे, क्योंकि वो खुद किसान थे। तो वो लिखित में कागज़ एक एप्लीकेशन में उनके पास में, जब वो सीएम थे तब भी उनको रिपोर्ट भेजते रहते थे कि ऐसे ऐसे करके हमारे साथ रिश्वत मांगी जाती है, अधिकारी हमसे रिश्वत मांगते हैं, पुलिस वाले हमसे रिश्वत मांगते हैं, कोई मामला हम दर्ज करवाने जाते हैं तो मामला दर्ज नहीं करते, हमसे रिश्वत मांगते हैं। उन्होंने सारी रिपोर्टों को इकट्ठा करके रख लिया और वक्त का इंतज़ार किया। एक रिपोर्ट आई उनके पास कि एक थाने में उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, उनका केस नहीं लिखा जा रहा। और वो थाना कौन सा था दोस्तों? वो थाना असराहार थाना था। यूपी का दौरा था दोस्तों, इटावा उनको जाना था, मीटिंग करनी थी। इटावा में उन्होंने मीटिंग की, दौरा पूरा किया। और उसके बाद में जब वो वापस दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फेवर में लिया। सेक्रेटरी को बोला कि मुझे यहाँ तुम कुछ समय के लिए छोड़ दो, उसके बाद तुम
अपना लवादा लेके बाद में आना और मैं कहीं जा रहा हूँ, इसको सीक्रेट ही रहने देना। वो अपने काफ़िले से उतरे, एक खेत में किसान के पास गए, वहाँ पर उन्होंने कपड़े चेंज किए, किसान के कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहने, टूटी चप्पलें ली, फटा गमछा डाला, खेत की मिट्टी जो कीचड़ था उन्होंने हाथ पैर पे लगाया, बाल ख़राब किए और उन्होंने एक बिल्कुल गरीब किसान का रूप ले लिया और वो उसराहार थाने पहुंच गए। उसके बाद में उन्होंने जो भी वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, 35 रुपये उनसे रिश्वत मांगी गई और उसके बाद पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, पुराने दौर में राजे रजवाड़े में ऐसा होना देखा गया था, ऐसा होता था, ऐसा सुना था, किस्से कहानियों में सुना था। लेकिन आधुनिक आज़ाद भारत में एकलौती यही एक मिसाल है चौधरी चरण सिंह की, जिसमें उनसे 35 रुपये मांगे गए और उन्होंने पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। तो आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहानी फॉरवर्ड कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपका दोस्त राजवीर अब फिर किसी नई कहानी के साथ आपको मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।